पर आत्महत्या थर्ड लीडिंग कॉज है 15 से 29 साल के लोगों के अंदर मौत है। सर जैसा आपने कहा कि 40% यंगस्टर्स आपके पास आते हैं, तो ये यंगस्टर्स पर क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? और आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत वीक है, इमोशन फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? हमारे समाज में एक तो शायद हेल्थ को इम्पोर्टेंस कम है, उसके बाद मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा कम है कि जब कोई बच्चा ये बता रहा है घर वालों को कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उदास रह रहा हूँ, मुझे ले जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तब भी घर वाले उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, तो वो नशे की प्रवृत्ति में ज्यादा चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद नशा करने से टेंशन कम होगा, प्रॉब्लम्स कम होगी, पर रियलिटी में ये है कि पहले तो सिर्फ एक समस्या थी, अब उससे एक विकराल समस्या उन्होंने खुद पैदा कर ली है। वो नशे के आदी हो गए और नशे की अवस्था में क्राइम भी बढ़ते हैं, सुसाइड भी बढ़ते हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, परिवार भी टूटते हैं, जॉब और बिजनेस भी खराब हो जाते हैं। इसको टैकल करना समाज के लिए मेजर चैलेंज है। तो अभी मैं कोलकाता मर्डर केस और जो दिल्ली केस था या जो हो रहा है हमारी कंट्री में, अभी उस पर बात करना चाहूँगी कि जो रेपिस्ट होते हैं वो एक तरीके से साइको हो कहा जाता है उन्हें, जिस तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मर्डर किया है एंड रेप करते हैं, तो उनके आसपास वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी इन चीज़ों को क्यों नेग्लेक्ट करते, क्यों नहीं पहचान पाते? हो सकता है उन्हें छोटा सा पहले कोई क्राइम किया हो, अगर वहीं उन्हें रोक दिया गया होता तो इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। बिल्कुल। तो ये हम नहीं पहचान सकते। हमारे साथ कोई कलीग है, कोई जॉब कर रहा है, वो आगे जाके ऐसा कर सकता है, तो वो कहीं ना कोई कुछ हिडन ट्रेट या कुछ हिडन कैरेक्टरिस्टिक उसकी दिखती होगी ना, जिसे हम निगलेक्ट करते हैं। जिस तरीके से मूवीज आती है, लास्ट ईयर एनिमल मूवी आई थी, कबीर सिंह आई थी, तो इससे हमारी जो ऑडियंस है या जनरेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या ऐसी मूवीज बनना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। और इस चैनल का मोटो है आप लोगों के लिए ऐसे एपिसोड्स लाना, ऐसी शख्सियत को लाना जो आपको हेल्प कर सके, आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सके या अवेयरनेस फैला सके। तो आज हम आए हैं भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में, जीएमसी में, जहां हम मिलने वाले हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर से, जिन्हें 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और डेली 60-70 पेशेंट्स को वो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत ही जनरल है। तो हम इसके अलावा भी कुछ ऐसे अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसकी सच्चाई छुपी रहती है। जैसे कि अभी हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके लिए हम शर्मसार हो जाते हैं, जैसे कि रेपिस्ट की क्या साइकोलॉजी होती होगी, साइकोपैथ्स कैसे है, सीरियल किलर कैसे होते हैं, इन्हें हम सही टाइम पे रोक क्यों नहीं पाते हैं। तो हम खुल के सर से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इसमें ऐसा ज़रूर मिलने वाला है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप मजबूर हो जाएंगे इसे अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए, और आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात लेकर जाएंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए चलते हैं, सर से डिस्कस करते हैं। आपके भी कुछ क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए। सर ये बताइए, डेली बेसिस पे आपके पास मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ कितने पेशेंट्स आते हैं? देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स को आप अगर मेंटल हेल्थ के कंटिन्यूम में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा है। मतलब पेशेंट्स शायद समाज में बहुत सारे हैं, पर हमारे पास बहुत लिमिटेड आ पाते हैं क्योंकि इसके जुड़ा हुआ एक तरह से स्टिग्मा है या हेजिटेंसी है साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करने की। अगर हम वैसे बात करें तो हमीदिया हॉस्पिटल में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, वहाँ हमारे पास एवरेज के 70 पेशेंट के आसपास डेली आते हैं। और जो हम, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो हम 15 से 20 पेशेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में भी डेली देखते हैं। वो अलग अलग तरह के मानसिक बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं और उसमें एक तरह से कई पेशेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से रेफर होके आते हैं, और कुछ पेशेंट जो है वो डायरेक्ट हमें अप्रोच करते हैं। तो सर, ये जो डेली पेशेंट्स आ रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं वो, और उनमें यंगस्टर्स कितने हैं?
आप ऐसा मानिए कि कम से कम 40% जो आ रहे हैं वो यंगस्टर्स हैं, और हर वर्ग की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो मानसिक जो समस्याएं हैं या बीमारियां हैं, उनको हम अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एक होती हैं जिसे कहते हैं मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स। मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब जहां इंसान की सोचने समझने की क्षमता बहुत गलत तरीके से प्रभावित होती है, उन्हें खुद को एहसास नहीं हो पाता है कि उन्हें मानसिक रोग है। उनका व्यवहार कई बार ऐसा हो जाता है कि वो शक करते हैं, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसे भ्रम या विश्वास हो जाते हैं जिनके ऊपर विश्वास करते हैं जो सही नहीं है। उनके अंदर इंसाइट मौजूद नहीं रहती, उनकी इंसाइट चली जाती है, मतलब वो बीमारी नहीं समझ पाते और इसका इलाज भी नहीं ले पाते। दूसरी जो समस्याएं ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उन्हें कहते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में जो आमतौर पे हमारे पास आते हैं वो आते हैं डिप्रेशन के मरीज, एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज, ओसीडी के मरीज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के मरीज, बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे संबंधित मरीज, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीज, नींद से संबंधित बीमारियों के मरीज, सरदर्द के मरीज और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के मरीज। सर, जैसा आपने कहा कि 40% यंगस्टर्स आपके पास आते हैं, तो ये यंगस्टर्स पर क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? और आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत वीक है इमोशनली, किसी भी चीज को फेलियर हैंडल नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर जनरेशन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो ये कहना कि आज की ज्यादा वीक है या पहले की ज्यादा वीक है शायद उतना सही नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि सुसाइड का रेट हमारे समाज में बढ़ा है, क्योंकि शायद लाइफ इज प्रेशियस ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में कम हुआ है। शायद पहले लोग अपनी समस्याओं को, उसका समाधान निकालने की या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, और आजकल जो यंग जनरेशन है उसने सुसाइड को एक एस्केप रूट बनाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से तकलीफ आ रही है। अगर हम सुसाइड रेट की बात करें तो साल 2018 के अंदर 1,34,000 के आसपास लोगों ने इंडिया में सुसाइड किया। 2019 में 1,39,000। फिर कोविड के बाद इसमें काफी जंप देखा गया, तो 2020 में जो आंकड़ा पहुंचा वो पहुंचा 1,53,000, 2021 में 1,64,000, और 2022 का जो लेटेस्ट आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया है उसके अंदर 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया। तो अगर हम देखें पिछले 5 साल में करीब करीब सुसाइड से मरने वाले लोगों की संख्या 36,000 के आसपास बढ़ चुकी है, जो कि काफी चिंताजनक है। और इनमें भी ज्यादातर जो है यंगस्टर्स हैं। 15 से 29 साल के व्यक्तियों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। एक्सीडेंट भी एक कारण है, कुछ और बीमारियां भी एक कारण है, पर आत्महत्या थर्ड लीडिंग कॉज है 15 से 29 साल के लोगों के अंदर मौत का। और आत्महत्या के बारे में समझना यह आवश्यक है कि सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। तो ये कैसे प्रिवेंट होगा? फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं समझ पाते हैं उसको, सिम्टम्स को? सुसाइड इज एंड रिजल्ट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। और हमारे समाज में एक तो शायद हेल्थ को इम्पोर्टेंस कम है, उसके बाद मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा कम है। वो इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा कम है कि जब कोई बच्चा ये बता रहा है घर वालों को कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उदास रह रहा हूँ, मुझे ले जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तब भी घर वाले उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तुम काम नहीं करना चाहते, तुम इसका ऐसा कर रहे हो। तो जो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है, जब उसे ये सुनना पड़ता है कि तुम काम नहीं करना चाहते, इसका तुम ऐसा कर रहे हो, तो उसे और पीड़ा होती है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरा जीवन योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो एस्केप रूट ढूंढने लगता है। तो हर परिवार की ये जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की या हर दोस्त की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरे को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे ये परेशानी है, मुझे मानसिक तौर पे मैं परेशान हूं, तो उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसको उचित सलाह और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार दिलाया जाना चाहिए। इस संबंध में 2 चीजें और बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन चालू की है, टेलीमानस। ठीक है, टेलीमानस हेल्पलाइन का नंबर है 14416। 14416। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है किसी भी समय, 24/7 ओपन हेल्पलाइन है, और अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को बता सकता है, क्योंकि वहां पे ट्रेन्ड काउंसलर्स बैठे हैं उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, उसका समाधान देने के लिए। तो वो उनकी प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करेंगे। और
जो टेलीमानस को उन्होंने लिंक किया है कि हर जिले में मध्य प्रदेश के अंदर मन कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट या ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं और मेंटल इलनेसेस का इलाज कर रहे हैं। तो जो टेलीमानस है उसका संपर्क है, मतलब वो गाइड कर देते हैं आगे कि आप या तो मन कक्ष में जा सकते हैं, या जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, उसका भी लिंकेज है। तो मानसिक स्वास्थ्य की संस्थाओं के साथ उनका लिंकेज है कि भाई जैसे मान लीजिए उसने कोई परेशानी बताई पेशेंट ने, और टेलीमानस के जो काउंसलर ने सलाह दी, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये अभी और इसे आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, तो वो उसे गाइड कर सकते हैं। टेलीमानस के अलावा एक और जो नई चीज आई है वो मध्य प्रदेश में नहीं आई है। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा एक मोबाइल बेस्ड ऐप का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण के अंदर मैं भी था, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ और लोग थे, एनएचएम के लोग थे, कुछ बाहर के मध्य प्रदेश के बाहर के प्रोफेशनल्स थे, एम्स भोपाल के साइकेट्रिस्ट थे। तो हम सब ने मिलके एक ऐप तैयार किया है, मनहित। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, और ये सेल्फ असेसमेंट के टूल्स हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए मैंने ऐप डाउनलोड किया, मैं सेल्फ असेसमेंट के कॉलम में गया, उसमें दो तरह के टूल्स हैं। 18 साल से ऊपर है तो आप एक क्वेश्चनर पे जा सकते हैं, 18 साल से नीचे है तो दूसरे पे जा सकते हैं। तो वो आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको सेल्फ असेसमेंट का एक टूल है, सेल्फ असेस करके हम जान सकते हैं। हाँ, जैसे उसमें क्वेश्चन भर आते जाएंगे, और जो व्यक्ति है जो अपना असेसमेंट करवाना चाहता है वो उसका आंसर भरता जाएगा, और फिर उसमें उसे ये बताया जाएगा कि आपका स्कोर सामान्य से कम है, सामान्य से अधिक है, और क्या आपको मदद की आवश्यकता है। मनहित का भी उन्होंने लिंक, उन्होंने सारे एड्रेसेस मेडिकल कॉलेजेस के और मनकक्ष के उन्होंने दे रखे हैं। तो ये दो नई चीजें जो हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की शॉर्टेज है देश में, साइकेट्रिस्ट की शॉर्टेज है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति साइकेट्रिस्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये दो ऐप मनहित और जो टेलीमानस है वो हमें मदद कर सकते हैं समाज के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने में भी, क्योंकि मनहित के अंदर अवेयरनेस मटेरियल भी काफी है, वीडियोस भी है, अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी है, मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी है, नशा मुक्ति के बारे में जानकारी है, तो इन सब की जानकारी है। तो अगर मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ये दो ऐप, मतलब टेलीमानस और मनहित को अपने मोबाइल नंबर पे सेव, टेलीमानस का नंबर सेव कर ले और मनहित को इंस्टॉल करके सेल्फ असेसमेंट कर ले खुद का भी, और अगर उसके कोई निकट व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि भाई मेरा मन अच्छा नहीं है, तो हम बहुत मदद कर पाएंगे समाज की। सर ये बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। अगर हम डर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर को बताने से, तो हम इसके थ्रू काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात ये, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पेरेंट्स से सीधा बोलता है कि मेरा मन उदास है, तो शायद पेरेंट्स इतना सीरियसली लेते। अगर वो ये कहता है कि भाई मेरा मन उदास है, मुझे पता चला कि ये ऐप है जिसके अंदर मैं अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता हूँ, और सेल्फ असेसमेंट के बाद मेरा ये स्कोर आया है, और ये स्कोर मुझे कह रहा है कि अब तुम जाके मिलो, तो पेरेंट्स भी ज्यादा बेहतर तरीके से कन्विंस हो पाएंगे। मतलब सुसाइड करने वाले व्यक्ति के कई बार एक दिन पहले तक या 2 घंटे पहले तक पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा होता है। वो अगर कहीं वार्निंग साइंस दे भी रहा होता है कि उसके मन में कोई पीड़ा है, वो सुसाइड कर सकता है, तब भी घर वाले उन वार्निंग साइंस को समझने और पहचानने में सक्षम नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि एज अ सोसाइटी हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि सुसाइड के क्या वार्निंग साइंस है, क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है अगर कोई पेशेंट ऐसा कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है या उसके बिहेवियर में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए कि भाई इस आदमी में सुसाइडल रिस्क है। सर कैसे पहचाने कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स? जो सुसाइड वाले रोग होते हैं वो आमतौर पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके व्यवहार में कई बार ऐसी चीजें नजर आती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। कई बार वो ऐसा व्यवहार शो कर रहे होते हैं कि वो समाज से या सोसाइटी से कटे हुए रह सकते हैं। जो आदमी पहले अपने फ्रेंड से मिल रहा था एकदम से उदास रहने लगा है, गुमसुम रहने लगा है, तो वो भी एक अलर्ट साइन है। उसके अलावा बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है वो भी कई बार इंडिकेशन करता है कि कई बार इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा होता है कि भाई वो जाके किसी को थैंक यू बोल रहा होता है,
कि भाई थैंक यू आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आउट ऑफ द ब्लू। मतलब वो उस पर वो ये हो रहा होता है कि वो इस बात की प्लानिंग कर रहा होता है कि मरने से पहले मुझे ये काम पूरे करने थे, और इसमें ये भी था कि भाई इस आदमी ने मेरे लिए कुछ भला किया था, मैं उसे थैंक यू बोल के जाऊं मरने से पहले। तो कई बार जो मरने से पहले की प्लानिंग है कि कई इंसान की विश लिस्ट होती है कि मरने से पहले मैं ये करके जाऊं, वो वाले काम पूरे कर रहा होता है। या मरने के बाद क्या मुझे किसी को देना है, क्या मुझे किसी के लिए करना है, वो काम कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई वसीयत बना रहा होता है, कई बार कोई स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि भाई ये मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने इस चीज के अच्छे नोट्स बना रखे थे, मैं है ना मरने से पहले इसे दे जाता हूँ। वो अपने गर्लफ्रेंड को या वाइफ को ये कह रहा होता है कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तुम ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, अगर मुझे कुछ हो जाए। कोई भी व्यक्ति अगर ये विचार व्यक्त करता है कि उसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो वो वार्निंग साइन है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं बताता हूँ, अभी भास्कर में 3-4 दिन पहले की खबर थी 10 तारीख की, कि एक कोई सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था इंदौर मेडिकल कॉलेज का, उसकी डेथ हो गई सुसाइड से। वो अजीब सी चीजों से परेशान था कि जैसे वो अपने रूममेट से परेशान था कि वो किसी धर्म विशेष की बातें कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि कोई जस्टिफाइबल कारण है सुसाइड का। मेरा मानना यह है कि कोई भी कारण सुसाइड के लिए जस्टिफाइबल नहीं है। हर प्रॉब्लम जो है जीवन की वो टेम्परेरी है, और सुसाइड करके हम उस जीवन को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर टेम्परेरी है तो उसका सॉल्यूशन थोड़े समय बाद, अभी अगर दिखाई नहीं भी दे तो थोड़े समय बाद मिल ही जाता है। तो उसके केस में क्या हुआ कि उसने जैसे अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप चैट किया, तो उसमें भी आ रहा है लिखा हुआ कहीं ना कहीं कि भाई मेरे को मरने की इच्छा कर रही है। उसे मरने के, जैसे इंदौर के अंदर उसे लगा ज्यादा मरने की इच्छा कर रही है, तो वो बचने के लिए, उस विचार से बचने के लिए उज्जैन चला गया। ठीक है, उसकी मदर के स्टेटमेंट ऐसे मैंने अखबार में पढ़े कि उसने कहा कि मैंने जब उसे गले लगाने की कोशिश की तो वो पीछे हट गया। तो ये तो घर वालों को समझ आया कि मानसिक रूप से परेशान है, पर क्योंकि समाज में जागरूकता का अभाव है, तो वो ये नहीं कैच कर पाए कि भाई इस आदमी की परेशानी का हमें करना क्या है। उन्होंने अपने लेवल पे समझाने की कोशिश की होगी एज अ पेरेंट, पर मुझे लगता है कि शायद उसे प्रोफेशनल की आवश्यकता थी उस समय। अगर मिल पाता तो शायद हम जीवन बचा पाते। सर वो तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान नहीं जा पा रहा, वो मेडिकल का स्टूडेंट था, वो तो जा सकता था इजीली। ये एक विडंबना है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कि कोई इंसान अगर मानसिक रूप से परेशान भी है तो वो मदद लेने से कतराता है, उसे लगता है मैं खुद हैंडल कर लूंगा। दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी, उसे एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता कि उसे मानसिक रूप से परेशानी है कई बार। फिर आता है डिनायल कि मुझे कैसे हो सकता है। फिर आती है अलग अलग धारणाएं कि भाई अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो शायद वो नींद की गोलियां दे देंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो वैसा करेंगे, है ना, क्या शायद हमें हमेशा गोली खानी पड़े। इनमें से कोई भी धारणा सत्य नहीं है, पर ये जो समाज में प्रचलित धारणाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति में, उच्च शिक्षित लोगों में भी है। आपको जजेस से लेके, एडवोकेट से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, सब में अलग अलग तरह के मानसिक समस्याओं और मानसिक चिकित्सकों के बारे में जो गलत धारणा, मिथ्या धारणाएं वो मिलेंगी। और इसको टैकल करना समाज के लिए मेजर चैलेंज है, क्योंकि अगर व्यक्ति का जीवन नहीं बच पा रहा है समय पर सहायता नहीं लेने की वजह से, तो इसमें नुकसान जो है वो समाज का है। उसमें नुकसान सिर्फ एक चिकित्सक का, सिर्फ एक परिवार का नहीं है, उसमें नुकसान पूरे परिवार का, समाज का है। तो सर जैसा आपने कहा कि हम डरते हैं स्लीपिंग पिल्स दी जाएंगी या एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स चलेंगी, तो क्या सर हर कंडीशन में पिल्स ही दी जाती हैं या पिल्स से पहले कोई ट्रीटमेंट होता है जिससे हम सही हो पाए? तो शायद लोगों को ये पता चले तो वो उस चीज से डरेंगे नहीं। देखिए ऐसा है, जैसे अगर हम इसे डायबिटीज से कंपेयर करें, तो जैसे किसी की शुगर 125 है तो हम बोलेंगे भाई कि तुम 2 किलोमीटर पैदल चलो, खाने में ये सावधानी रखो, ठीक है। पर अगर किसी की शुगर 350-400 आ रही है तो हो सकता है हमें पिल्स देनी पड़े, हो सकता है हमें इंसुलिन भी देना पड़े। क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ये बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है, ठीक है। जो गलत धारणा ये है कि भाई जो सारी दवाई दी जाती है वो सारी नींद की दी जाती है। साइकियाट्री में अलग अलग तरह की दवाई है, उनमें से 5 से 10% ऐसी है जिनसे नींद की आने की संभावना हो, पर वो भी उन पेशेंट को दी जाती है जिनकी नींद ऑलरेडी खराब होती है। अगर किसी की नींद ठीक आ रही है ऑलरेडी तो हम वो वाली दवाई नहीं देंगे जिससे नींद आ रही है। हमारे पास तो वो दवाइयां भी जिससे नींद कम होती है।
हमारे पास स्टिमुलेंट मेडिकेशंस भी हैं, पर उनके भी अलग रिस्क बेनिफिट है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को स्टिमुलेंट दें, स्टिमुलेंट का भी नशा हो सकता है। और एंटी डिप्रेसेंट जो हैं आमतौर पे जो है वो नींद की गोलियां नहीं है। इवन एंटीसाइकोटिक्स भी आमतौर पे नींद की गोली नहीं है। गोलियों की संख्या काफी मात्रा में है हमारे पास, अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग चॉइसेस है। तो कोई ऐसी हो सकती है जिससे नींद कम हो, कोई ऐसी हो सकती है जिससे नींद ज्यादा हो, कोई ऐसी हो सकती है जिसका नींद पर कोई प्रभाव ही ना हो। तो हम बीमारी के हिसाब से और उस बीमारी की गंभीरता के हिसाब से इलाज डिसाइड करते हैं। दवाइयों के साथ साथ में काउंसलिंग, साइकोथेरेपी की भी वैल्यू है, और अगर वो दोनों साथ में चलती है तो कई बार ज्यादा अच्छा रहता है। पर दूसरी चीज ये होती है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत कम मात्रा में है, और साइकोथेरेपी करने में टाइम ज्यादा लगता है और उसके सेशंस भी ज्यादा होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है और उसे बोला जाए कि तुम्हें सप्ताह में 2 बार आना है साइकोथेरेपी के लिए, तो उसकी एक तरह से कहते हैं ना कि एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। इलाज साइकोथेरेपी भी है, इलाज दवाइयां भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा इलाज है। पर ये डिसाइड बेसिकली बीमारी की अवस्था, गंभीरता के आधार पर किया जाता है, और जो भी साइकियाट्रिस्ट की एडवाइस हो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। हाँ, हमें अपनी प्रेफरेंस जरूर बता देनी चाहिए साइकियाट्रिस्ट को कि भाई ऑप्शंस भी समझ लेने चाहिए कि भाई क्या दवाइयों के अलावा कोई और ऑप्शन है। और आजकल सब काफी पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं, तो वो आमतौर पे डिस्कस करके दवाई लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट और बेहतर हो पाता है। सर, जैसे हमने अभी बिहेवियर की बात की, तो अभी मैं कोलकाता मर्डर केस और जो दिल्ली केस था या जो हो रहा है हमारी कंट्री में अभी, उस पर बात करना चाहूंगी कि जो रेपिस्ट होते हैं वो एक तरीके से साइको कहा जाता है उन्हें। जिस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मर्डर किया है एंड रेप करते हैं, तो उनके आसपास वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स उनकी इन चीजों को क्यों नेग्लेक्ट करते, क्यों नहीं पहचान पाते। हो सकता है उन्होंने छोटा सा पहले कोई क्राइम किया हो, अगर वहीं उन्हें रोक दिया गया होता तो इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। बिल्कुल। तो ये हम नहीं पहचान पाते। हमारे साथ कोई कलीग है, कोई जॉब कर रहा है, वो आगे जाके ऐसा कर सकता है, तो वो कहीं ना कोई कुछ हिडन ट्रेट या कुछ हिडन कैरेक्टरिस्टिक उसकी दिखती होगी ना, जिसे हम निग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का भी अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाए तो उसमें बहुत सी चीजों का पता चलता है। एक होता है जिसे कहते हैं हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या आम भाषा में जिसे साइकोपैथ भी कहा जाता है। आमतौर पे जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स वाले व्यक्ति होते हैं वो आमतौर पे ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। आमतौर पे अगर मेरे द्वारा किसी का थोड़ा सा नुकसान हो रहा हो या अहित हो रहा हो तो मुझे कुछ ना कुछ गिल्ट आएगा। ये लोग गिल्ट फ्री होते हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें बल्कि दूसरों को दुख देने में आनंद आता है। दूसरों की जब दो दूसरे चिल्ला रहे होते हैं, दर्द में तड़प रहे होते हैं, तो इनको एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही होती है, और ये चिंताजनक है। और कायदे से ये असेसमेंट जो है वो तभी हो पाएगा जब सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ की वैल्यू बनेगी, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इतने होंगे कि वो काम कर पाए, और सोसाइटी और समाज या गवर्नमेंट्स इस काम को प्रमोट कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी को पकड़ा आपने किसी छोटे क्राइम में, तो उसका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर इस तरह से हो कि भाई उसके हम फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाए, क्या क्या उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स है समझ पाए, तो हम बड़े क्राइम्स को रोकने में सफल भी हो सकते हैं। तो सर, ये हमारी इंडिया में ही असेसमेंट नहीं होता है जो साइकोपैथ का है? लाइक किसी जॉब के लिए कोई जा रहा है तब उसका होना चाहिए, या छोटा क्राइम किया है तब उसका होना चाहिए, तो ये फॉरेन्स में होता है या दूसरी कंट्रीज में? देखिए, आमतौर पे ये जो समस्या है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा है, क्योंकि हम अभी बेसिक रिक्वायरमेंट से जूझ रहे होते हैं। हमारी बहुत सी पॉपुलेशन को अभी रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम होती है, तो शायद हमारी सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो इस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। धीरे धीरे समाज के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति और मानसिक रोगों के प्रति और मानसिक इसी मानसिकता के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। पर ये जो समस्या है मेनली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की ज्यादा है। पर अगर जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट इस तरीके से ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं। क्राइम को 100% रोकना शायद संभव नहीं हो, पर कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। तो सर, अगर इसी सीक्वेंस में हम बात करें, जिस तरीके से मूवीज आती है, लास्ट ईयर एनिमल मूवी आई थी, आपने देखी? कबीर सिंह आई थी, तो इससे हमारी जो ऑडियंस है या जनरेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या ऐसी मूवीज बनना चाहिए? देखिए, जो दोनों मूवी हैं दोनों, चाहे कबीर सिंह हो चाहे एनिमल हो,
दे पोर्ट्रे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी शायद किसी जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम में होती भी रही होगी, विभत्स तरीके से खून निकाले जाते रहे हों, युद्ध होते रहे हों, पर आज का जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सभ्य समाज है उसमें ऐसी चीजों के लिए कायदे से इंपॉर्टेंस नहीं है। पर एंटरटेनमेंट के रूप में अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं, सफल भी होती हैं, पर जो अलग अलग दिमाग है युवाओं के, वो अलग अलग तरीके से उस चीजों को परसीव करते हैं। अगर सिर्फ कोई एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहा है तो शायद उतना बुरा नहीं है, पर अगर वो उससे सीख रहा है कि भाई अगर मुझे समाज में अपनी वैल्यू बनानी है तो ऐसे बनानी है, मुझे अगर लोगों को डरा के रखना है तो ऐसे रखना है, तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो समाज का उससे अहित इस संदर्भ में हो सकता है कि हम कोई गलत चीजें उससे सीख सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हो मूवी के अंदर, पर हर अलग इंसान हो सकता है उससे कुछ गलत निकाल ले और वो ऐसा क्राइम करे जो मूवी से सीख के करे। कि मान लीजिए किसी की बहन को किसी ने छेड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज या स्कूल में, और वो AK-47 तो नहीं, चाकू या बंदूक लेके ही या देसी कट्टा लेके ही चला जाए, तो ये किससे सीखा? हमने उस मूवी से सीखा, क्योंकि उस मूवी से पहले तो हमने किसी को नहीं देखा ऐसे करते हुए कि भाई सीधे AK-47 लेके चले जाओ, स्कूल के सब लोगों को डरा के, प्रिंसिपल को भी डरा के आ जाओ। ठीक है, तो जो मूवीज हैं उनका भी नकारात्मक असर पड़ सकता है और मूवीज का सकारात्मक असर भी पड़ सकता है। अगर तारे जमी पर जैसी मूवी बनती हैं जो एक ऐसी बीमारी को पोर्ट्रे करती है जो लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी, डिस्लेक्सिया, तो इट हैज वर्कड एक्सीलेंट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग डिस्लेक्सिया। अगर मुझे आज कोई डिस्लेक्सिया का पेशेंट मिलता है तो मैं बोलता हूँ ये मूवी जाके देखो। कुछ और ऐसी मूवी हो सकती है जो अगर मुझे कोई डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का पेशेंट मिलता है तो मुझे लगता है भूल भुलैया उसके लिए अच्छी मूवी हो सकती है। ठीक है, मुझे कोई ऑटिज्म का पेशेंट मिलता है तो मुझे ऑटिज्म के लिए बर्फी जैसी मूवी दिख सकती है जो अच्छी हो। तो अगर सकारात्मक सिनेमा बनेगा तो उसका सकारात्मक असर समाज पर पड़ेगा, अगर नकारात्मक सिनेमा बनेगा तो उसका नकारात्मक असर देश पर पड़ेगा। सर जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे पास साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स की या ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की कमी है, तो ऐसा क्यों है सर? इसका मेन रीजन क्या है? कमी को तो अब धीरे धीरे भरा जा रहा है, पर उनके लिए जो साइकेट्रिस्ट बन भी रहे हैं, क्योंकि समाज में अवेयरनेस की कमी है। मान लीजिए साइकेट्रिस्ट हमारे यहाँ से बन भी गए और वो पहुंच भी गए समाज के अंदर, पर अगर लोग उन्हें दिखाने ही नहीं आए तो वो तो बेचारे ये सोचेंगे कि हमने गलत ब्रांच ले ली, इससे अच्छा हम ऑर्थोपेडिक्स लेते तो ज्यादा पैसे कमाते। तो सर फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत अवेयरनेस फैलाई जा रही है। आप इस तरीके से समझिए कि भाई सरकारों को उनके लिए पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर साइकेट्रिस्ट हमने मान लीजिए 5,000 एक साथ बना दिए और वो बाद में बेरोजगार घूमते रहे, तो उन्हें तो लगेगा कि भाई हम गलत बहकावे में आ गए, हमने गलत ब्रांच ली, इससे अच्छा हम पीडियाट्रिक्स लेते, इससे अच्छा हम गायनेकोलॉजी लेते, या इससे अच्छा हम कोई और ब्रांच लेते तो शायद हम ज्यादा पैसे अर्न कर पाते, समाज में इज्जत ज्यादा होती। यहाँ तो साइकेट्रिस्ट को लोग पागलों का डॉक्टर बोल बोल के बेइज्जत कर रहे हैं। तो सिर्फ मैन पावर बढ़ाने से काम नहीं चलता, सोसाइटी का माइंडसेट जब तक चेंज नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे होगा। और वो इस तरह के जो चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमें एक तरह से साइकेट्री को और मेंटल हेल्थ को एक रिकॉग्निशन दिला सकते हैं। तो सर वही मैं कह रही हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ पर हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अवेयरनेस की जाती है, पर मेंटल हेल्थ हम लोग कॉस्मेटिक हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता है, और ना ही उसके कोई आप ये मानिए कि त्वचा एक बाहरी रूप है, उसके ऊपर मतलब $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं, पर मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं हो रहे हैं। और आप ये मान लीजिए जो आपको त्वचा से प्रभावित करेगा वो कुछ समय के लिए करेगा, और जो बिहेवियर से या उसके व्यवहार से प्रभावित करेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो जो बाहरी रूप है त्वचा, उसके ऊपर तो $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं, पर जो मेन बिहेवियर है मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर उतने खर्च नहीं हो पा रहे हैं। सर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हमारी देश की महिलाएं अभी भी मतलब कहीं ना कहीं सफर करती हैं, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये वर्ड फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता, इवन हस्बैंड्स को भी नहीं पता होता। उन्हें लगता है बेबी होने के बाद ये अजीब बिहेव कर रही है, क्या दिक्कत है, मतलब हमेशा महिलाओं को ही
कल्प्रिट माना जाता है, उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। तो इस पे थोड़ा बताइए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है और उस टाइम हस्बैंड का क्या रोल होता है? देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि पोस्टपार्टम जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो 3 तरह की हैं। एक होती है जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम ब्लूज ऐसे होते हैं कि 3 से 7 दिनों के लिए डिलीवरी के बाद में इंसान को कुछ रुआंसा लगता है, कुछ चीजों में उदासी लगती है, उतना इंटरेस्ट नहीं लगता। इसे आमतौर पे बीमारी नहीं समझा जाता। ये एक तरह से जो हार्मोन्स का चेंज होता है डिलीवरी के बाद, उसकी वजह से होता है। तो इसे कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज। और ये 50 से 70% प्रसूताओं में होते हैं। जिनकी भी डिलीवरी हुई हो सकता है, आपकी या किसी की भी, ये कॉमन फेज है। ठीक है। दूसरी चीज आती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये करीब 10% डिलीवरी के बाद प्रसूताओं में देखने को मिलता है, और वो भी कम आंकड़ा नहीं है। 10% इज ह्यूज फिगर। तो उसमें क्या होता है, टिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन मतलब नींद कम आ रही है, भूख नहीं लग रही है, मन उदास है, किसी काम में रुचि नहीं है, अपने बच्चे तक को संभालने की रुचि नहीं है। सर, एक लेडी आई थी, सुसाइडल आइडिएशंस हैं। उसने मुझे ये कहा कि मेरी 3 मंथ की बेबी है, पर मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं, मन करता है इसे मार दूं। ठीक है। There is a triad in depression. There is a feeling of worthlessness, कि मैं शायद कुछ ठीक नहीं कर पा रही, मैं ठीक नहीं हूँ। There is a feeling of helplessness, कि शायद कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, किससे कुछ बात करने का फायदा नहीं है, गुमसुम रहने लग जाते हैं। और there is a feeling of helplessness, hopelessness. Hopelessness मतलब आगे भी शायद कुछ ठीक नहीं होगा। तो एक ट्रायड है जिसके अंदर डिप्रेशन का मरीज आ जाता है। और विडंबना या दुर्भाग्य ये है कि जब वो व्यक्ति बताता है कि मुझे पीड़ा है, तो कोई उसकी मदद करने को और सुनने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम जानबूझ के कर रही हो। फिर तीसरी जो अवस्था है जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये भी करीब 0.5% डिलीवरी के बाद पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है। थोड़ा गंभीर रूप है। गंभीर रूप मतलब पोस्टपार्टम साइकोसिस के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल इन द सेंस कि वो हो सकता है इधर उधर चीजें फेंकने लगे, उसका व्यवहार एक तरह से शक वाला हो जाए कि कोई मेरे बच्चे को मारना चाह रहा है, कोई मुझे नुकसान करना चाह रहा है। हो सकता है कुछ उसे आवाजें, हेलुसिनेशंस सुनाई देने लग जाएं। तो वो सिजोफ्रेनिया टाइप के सिम्टम्स पोस्टपार्टम साइकोसिस फेज में रह सकते हैं। ठीक है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज तो आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप समय के साथ में ठीक हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना आवश्यक है। हमारे पास जैसे यहाँ हमीदिया हॉस्पिटल में, पहले सुल्तानिया हॉस्पिटल अभी यही शिफ्ट हो गया है, तो कई सारी फीमेल्स जो हमारे पास रेफर होके आती हैं डिलीवरी के बाद, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित होती है। और ये वो चीजें हैं जो उपचार से कुछ ही दिनों में पूरी ठीक हो जाती है। तो सर, इसमें फैमिली मेंबर्स का कुछ रोल है? बहुत रोल है। अब प्रसूता जो है खुद से तो डॉक्टर के पास जा नहीं पाएगी। स्वस्थ इंसान है, ऑफिस जाता हुआ इंसान है, वो तो ऑफिस से निकलते समय 2 मिनट होके आ जाएगा। अब प्रसूता जो बेड बिस्तर पे है, वो खुद से कहाँ जाएगी, वो तो परिवार को ही बताएगी और परिवार को ही लेके जाना है। तो अल्टीमेटली काम की क्या है, जागरूकता। तो जितनी समाज में जागरूकता होगी उतना ही समाज के लिए अच्छा होगा। तो सर, जो भी हमारे ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप उन्हें ये बताइए कि जो मेल मेंबर्स हैं घर के, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज को कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि वो आगे ना बढ़े, और वो जब जरूरत है उनकी वाइफ को या सिस्टर को, किसी को भी, तो वो सही टाइम पे काउंसलर के पास ले जा सके। देखिए, फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा अगर बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तो पोस्टपार्टम ब्लूज तो वो अवस्था है जो अगर पेशेंट को रीएश्योरेंस दिया जाए, वो चाहे फैमिली मेंबर ही दे, बेटा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाओगे 2-3 दिन में, है ना। तो पोस्टपार्टम ब्लूज के अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, वो रीएश्योरेंस ठीक हो जाता है। पर अगर व्यक्ति को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, मन ज्यादा उदास है, किसी काम में रुचि नहीं लग रही, बहुत नकारात्मक बातें कर रही है, ये पोस्टपार्टम ब्लू के लक्षण नहीं है, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण है। तो अगर डिप्रेशन के लक्षण है तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। रीएश्योरेंस का रोल उसमें भी है। मतलब हम, क्योंकि पेशेंट का जो सेंसिटिविटी लेवल होता है वो ज्यादा होता है, पेशेंट डरा हुआ होता है, तो समझाना उसे भी है कि भाई हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि उसके सिम्टम्स के आधार पर उसका डायग्नोसिस बन सके, और उसका अगर कोई जांच होना है जांच हो सके, और उसका उपचार होना उपचार हो सके। तो अगर कोई इस तरह के गंभीर लक्षण की बात करता है, और पोस्टपार्टम साइकोसिस तो वो चीज है जो आप परिवार वाले खुद बताते हैं कि इसका व्यवहार असामान्य हो गया, ये तो बच्चे को फेंक रही है, कि ये तो एग्रेसिव हो रही है, कि ये तो ऐसा इसे लग रहा है कि भाई इसे कुछ आवाजें आ रही है, या
कोई भी आता है तो उसे शक से देखती है कि भाई ये मेरे बच्चे को चोरी करने आए हैं कि उठाने आए हैं, ठीक है। तो पोस्टमार्टम साइकोसिस तो व्यवहार में असमानता है जो शायद घर वालों को वैसे भी समझ आती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए इंसान को उससे बैठ के बात करके पूछना पड़ता है कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तब वो अपनी तकलीफ बता पाएगी और तभी उपचार हो पाएगा। सर ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये एमपी का, इसके अलावा इंडिया या अदर स्टेट्स जो हेल्पलाइन नंबर है वो पैन इंडिया है। अच्छा, हेल्पलाइन जो स्कीम है वो टेलीमानस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। मध्य प्रदेश में उसके 2 सेंटर बने हुए हैं, ग्वालियर में और इंदौर में। उसका जो मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश में वो एम्स भोपाल है। तो काउंसलर्स को ट्रेन किया गया है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और वो एक तरह से मरीजों की समस्याएं पूरी सुनते हैं, उनको समाधान बताने की कोशिश करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मनकक्ष या मेडिकल कॉलेज रेफर करने का काम करते हैं। और ये अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो जैसे मान लीजिए कर्नाटका में कन्नड़ में अवेलेबल होगा, मलयालम में अवेलेबल होगा, करीब 22 लैंग्वेजेस में ये हेल्पलाइन अवेलेबल है। ये 2022 का जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट था उसके अंदर इसका प्रावधान किया गया था टेलीमानस के नाम से, टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज एक तरह से। तो टेली मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी इस कारण है क्योंकि हमारे पास साइकाट्रिस्ट कम है और जो हैं वो ज्यादातर बड़े शहरों में हैं। तो अगर किसी गांव के व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो किससे मदद ले, शायद उसे तुरंत मदद टेलीमानस और मनहित से ही मिल पाएगी। और ये 2 प्रयास ऐसे हैं जिनके लिए सरकार की सराहना करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, बहुत सी चीजों के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती। जैसे मुझे भी नहीं पता था टेलीमानस के बारे में, जो सर ने हमें बताया है ये सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर को जरूरत है तो प्लीज उन्हें बोलिए, आपके फ्रेंड को आप ये नंबर शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर ये जो एडिक्शन है, नशे की प्रवृत्ति जो युवा पीढ़ी में बढ़ रही है, तो ये भी हम मेंटल हेल्थ के अंदर ही कवर करेंगे? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि नशे की प्रवृत्ति काफी तेजी से बढ़ रही है और ये काफी चिंताजनक भी है। और शायद लोगों में स्ट्रेस हैंडल करने की जो क्षमता कम हुई है वो भी एक कारण है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं है तो वो नशे की प्रवृत्ति में ज्यादा चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद नशा करने से टेंशन कम होगा, प्रॉब्लम्स कम होगी, पर रियलिटी में ये है कि पहले तो सिर्फ एक समस्या थी, अब उससे एक विकराल समस्या उन्होंने खुद पैदा कर ली है। वो नशे के आदी हो गए हैं और नशे की अवस्था में क्राइम भी बढ़ते हैं, सुसाइड भी बढ़ते हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, परिवार भी टूटते हैं और जॉब और बिजनेस भी खराब हो जाते हैं। तो नशे की समस्या का जो प्रभाव है वो बहुत समाज पर अलग अलग माध्यम से पड़ता है और उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव है। नशे की वजह से बहुत सी परेशानियां हैं, पर आपको ये समझना आवश्यक है कि नशा मुक्ति संभव है। नशा मुक्ति के लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट ही होते हैं, क्योंकि नशा जो है दिमाग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस लाता है जो हमारा शरीर और दिमाग उस नशे के बिना चल नहीं पाता। तो जब हम उस नशे को छोड़ते हैं तो हमारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो उन विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करना अति आवश्यक है। फिर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एंटी क्रेविंग है, जो नशे की इच्छा को कम करती हैं, उसको हम देते हैं। फिर नशे के साथ में जो जुड़ी हुई मानसिक समस्याएं हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। तो नशे की समस्या का संपूर्ण इलाज संभव है, बजाय कि परिवार हमें नशे के पीड़ित व्यक्ति को हमारे पास लाए और उसकी समस्या का हम समाधान कर पाए। सर जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आप मेंटल हेल्थ को, अगर मैं आपसे पूछूं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से कैसे जोड़ते हैं? अगर कोई मेडिटेशन के थ्रू क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रख सकते हैं? देखिए अलग अलग धर्मों में और अलग अलग आध्यात्म के तरीकों ने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का वास हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें मदद कर सकती हैं। आध्यात्म मदद कर सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति सीरियल किलर है या साइकोपैथ है। आपने नहीं देखा होगा कि कोई धर्म को जो सही मायनों में समझता है वो कोई क्राइम करता है, क्योंकि धर्म भी हमें अनीति से दूर लेके जाता है, नीति का पाठ पढ़ाता है, सत्य का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, हमें वैल्यूज देता है। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम आध्यात्म का और अपनी धार्मिक जो टीचिंग्स हैं उनका पालन करेंगे
तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। सर मेडिटेशन कैसे हमें हेल्प कर सकता है? किसी भी तरह का दिमाग को रिलैक्स करने वाला जो एक्सरसाइज है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो योगा हो, वो हमेशा हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का प्रयास करेगा, हमारे स्ट्रेस को कम करने का कोशिश करेगा। और स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ में मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो उनका भी एक रोल है। पर प्रॉब्लम आपको ये समझना है कि जब हम स्वस्थ हैं तब तो इन सब का रोल है, पर एक बार जैसे मान लीजिए हम बीमार हो गए हैं तो उस समय डॉक्टर का ज्यादा रोल है। जैसे मान लीजिए किसी का शुगर लेवल 350 है और उस समय उसे हम आध्यात्म के हिसाब से, रिलैक्सेशन के हिसाब से, योगा के हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और जो बीमारी या उसके शुगर बढ़ने की वजह से दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ रहे हैं उसको उस समय ठीक नहीं कर पाएंगे। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक है मेंटल हेल्थ प्रमोशन कि स्वस्थ कैसे रहें, उसके लिए सब चीजों का बहुत अच्छा रोल है। पर एक बार अगर बीमारी हो गई है तो उचित मेडिकल या चिकित्सकीय सलाह आवश्यक है, और चिकित्सक कभी भी आपको मेडिटेशन के लिए मना नहीं करते, कभी भी आपको आध्यात्म के लिए मना नहीं करते। हम आमतौर पे इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं, पर हमारा ये कहना है कि क्योंकि आपका शरीर या दिमाग अभी अस्वस्थ है तो आपको ये दवाई की भी आवश्यकता है, तो जो चीज जिसकी आवश्यकता है वो लेना जरूरी है, और साथ में हम योगा प्राणायाम वगैरह सब कर सकते हैं। तो सर आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत है, तो अगर कोई मेडिटेशन करने जाता है तो और उसको ऐसा लगता है कि हम माइंड हमारा चलता जा रहा है। मेडिटेशन सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठ गया और मैं आंख बंद कर ली और मेरे दिमाग के विचार रुक गए। ये एक ट्रेनिंग है, मेडिटेशन करना आसान नहीं है, मेडिटेशन सीखना पड़ता है कि कैसे हम अपने दिमाग में आ रहे पॉजिटिव अथवा नेगेटिव विचारों को रोक पाएं। तो मेडिटेशन सीख के ही कर पाएंगे, बिना सीखे करना संभव नहीं है। तो सर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपकी बिजी लाइफस्टाइल है, आपकी खुद की फैमिली प्रायोरिटीज होंगी, तो इन सब के बीच में जब आप इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करके रखते हैं? देखिए, कोई भी प्रोफेशनल हो, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल, आमतौर पे उनका जो जॉब है स्ट्रेसफुल होता है। अगर हम सर्जन्स की बात करें तो जब वो ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं तो उनका भी एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल हाई होता है कि भाई ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए। हमें वो प्लान कर रहे होते हैं हमें ऑपरेशन किस किस तरीके से करना है। तो जो हम कहते हैं ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल उनका भी बढ़ा हुआ रहता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई वायलेंट पेशेंट आ जाए तो हमारे भी एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन, ठीक है। पर ज्यादातर डॉक्टर्स अगर आप देखेंगे तो दे ट्राई टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब उसमें यह है कि ज्यादातर लोग वॉक भी करते हैं, कुछ लोग योगा भी करते हैं, कुछ अलग अलग रिलैक्सेशन के लिए एक तरह से सोशली कनेक्टेड रहते हैं, कुछ लोग फ्री कैंप्स करके थोड़ा परोपकार का काम करते हैं। परोपकार भी एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपना स्ट्रेस हैंडल करने की और मैनेज करने की कोशिश करता है। बिजी शेड्यूल के बाद भी हमें अपने परिवार के लिए समय निकालना पड़ता है और निकालना भी चाहिए। और कई बार बच्चों की शिकायत भी रहती है कि भाई आप नहीं आ पाए उस समय जब हमें आपकी जरूरत थी। तो उन बच्चों को भी ये कन्विंस करना पड़ता है कि भाई शायद हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम हर समय शायद अवेलेबल नहीं हो सकते। तो हम एक तरह से परिवार को साथ में लेके और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके थ्रू अपना स्ट्रेस मैनेज करने का प्रयास करते हैं। सर आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, सभी वर्किंग है, मोबाइल्स का जमाना है, तो हम बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, दिन भर मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नई टर्म्स अभी कुछ सालों में हमें सुनने में आई, स्पीच डिले, वर्चुअल ऑटिज्म। तो ये मोबाइल का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मोबाइल का मेरी समझ में तो बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है कि जैसे हम बात कर रहे थे नशे की, एक और टर्म अभी सिग्निफिकेंस में आया है, दैट इज मोबाइल एडिक्शन, दैट इज बिहेवियर एडिक्शन, दैट इज इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन। और जब हम रील्स देख रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर में एक तरह से डोपामिन रिलीज हो रहा होता है और हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जाता है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को रील्स की 1 मिनट की, आधे मिनट की रील्स की आदत है तो हो सकता है उसका 1 घंटे का जो कॉलेज का लेक्चर उसे बोरिंग लगे, उसे लगा ये क्यों इतना लंबा लंबा पढ़ा रहे हैं, रील्स में तो आधे मिनट में सारा काम हो जाता है। बट लाइफ इज नॉट अबाउट शॉर्टकट्स। तो समझने की बात यह है कि मोबाइल ने सुविधा हमें दी है जीवन जीने की, पर हमें निर्भर बनाया है कई चीजों के लिए।
पहले हम अगर कोई चीज थी तो मेहनत करके उसे रिसर्च करके ढूंढते थे, अब हमें इस जस्ट गूगल क्लिक अवे। तो हमारी क्रिएटिविटी कम हुई है। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हो सकता है रोजगार के नए अवसर भी निकले, पर कई चीजें हम खो देंगे और उन चीजों को प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी है। तो मोबाइल के कुछ फायदे हुए हैं, पर जितने उसके नुकसान आने वाले समय में दिख रहे हैं वो काफी है। और समाज के लिए चैलेंज है, हर पेरेंट्स के लिए चैलेंज है कि कैसे हम बच्चों की लाइफ को बैलेंस करें कि वो बाहर क्रिकेट खेल पाएं, फुटबॉल खेल पाएं, दोस्तों से मिल पाएं, रादर देन जस्ट वो मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाएं। तो सर इतना ओवरऑल कन्वर्सेशन में एक चीज तो क्लियर हुई कि बचपन से ही पेरेंट्स को बच्चों को कुछ चीजें सिखानी होगी, मोबाइल से दूर रखना भी जरूरी है। इसके अलावा उनके बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें कुछ अनयूजुअल लगता है, चाहे साइकेट्रिस्ट की हेल्प से, ताकि वो बड़ा होके कुछ गलत काम ना करे। बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करें? मतलब पेरेंट्स को आसान रास्ता चुनने की जगह थोड़ा मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर हम मोबाइल दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि भाई एक दिन में इतने घंटे आप मोबाइल चला सकते हैं, उसकी लिमिट सेट करना जरूरी है, नहीं तो वो मोबाइल डिपेंडेंस या इंटरनेट डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाएगी। उसके जो नकारात्मक प्रभाव आएंगे वो भी देखने को मिलेंगे। पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, उन्हें आउटिंग पे ले जाना जरूरी है, तभी वो शायद जो असली आनंद है जीवन का, जैसे डैम अगर गेट खुल रहे हैं डैम के या कोई लेक के पास में कुछ खूबसूरत पक्षी आ रहे हैं, तो वो इंटरनेट से सब कुछ नहीं मिलेगा, वो वहां जाके मिलेगा। फिर दूसरा क्या हुआ है कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ओवर प्रोटेक्टिव मतलब उन्हें लगता है अगर हमने बच्चे को बाहर सड़क पे खेलने भेज दिया तो पता नहीं इसका एक्सीडेंट ही ना हो जाए। उस चक्कर में जो हमने बच्चों को अंदर रखना चालू किया, उस वजह से भी डिपेंडेंस बढ़ी। तो हमें बच्चों को बाहर भेजने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा कि जाओ, खेलो, मिलो, अच्छी चीजें सीखो, अच्छे काम करो, परोपकार करो, जो बेसहारा लोग हैं उनकी मदद करो। तो वैल्यूज देनी पड़ेंगी ऐसी जो उन्हें जीवन में अच्छा इंसान बनाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में हमने पूरी कोशिश की है कि सर के एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो आप सर से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सर से उन क्वेश्चंस को के आंसर जानेंगे। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपको लगता है किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है या डिप्रेशन में, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन है जो आप किसी और से नहीं पूछ सकते, तो हमारे पास सर अवेलेबल हैं। सर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सच में मुझे भी नहीं पता थी, और सर की मदद से अब हम मानस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं काउंसलर्स से। तो हमें डॉक्टर्स का थैंक यू कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि हम मानते आए हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर्स ही हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो प्लीज ऐसा कोई भी एक्ट न करें जिससे हमारे डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो, डिफेम हो, वो किसी भी तरीके से। वो लोग अपना पूरा देते हैं, 110% देते हैं। आज तक फॉर्चुनेटली मैं जितने भी डॉक्टर्स से मिली हूँ, मुझे उनके थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला और हेल्प ही हुई है सच में।